हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और जल्दी से हमारी इस लाइव क्लास में जुड़ जाइए। ये यूपीपीसीएस का आरओ का बैच है, संकल्प बैच, जो आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और आप एक अच्छा स्कोर कर पाए और यूपीपीसीएस आरओ में सिलेक्ट हो पाए, इसके लिए लेके हम लोग आए हैं। तो जल्दी से सभी लोग लाइव सेशन से जुड़ जाइए। चलिए जल्दी से लाइव सेशन से जुड़ जाइए, उसके बाद हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तो शुरू करें आज की क्लास। क्लास को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको शेयर करें, ताकि जिन लोगों को भी, जो लोग भी यहाँ दिल्ली आकर या कहीं और तैयारी नहीं कर सकते हैं, उन लोगों तक भी ये क्लास पहुँच पाए और वो लोग भी इजी वे में यूपीपीसीएस आरओ की तैयारी कर सकें। ठीक है, और जो भी आपके डाउट्स रहे नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख के भेज सकते हैं, और क्लास में एक्टिव बने रहने के लिए जो भी क्वेश्चन डिस्प्ले पे आता है उसके नीचे कमेंट करके उत्तर देते रहें। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। ये भारतीय अर्थव्यवस्था की जो क्लास है ये हम पढ़ा रहे हैं, और अगर आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन से संबंधित अगर जैसे कि संकल्प का पूरा बैच चाहिए या एनसीईआरटी की क्लासेस चाहिए, तो आप हमारा कोजेंट लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से या आईओएस से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, तो फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, सतत विकास का आधार। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन सी क्लास का चैप्टर है? क्लास 11th की एनसीईआरटी का चैप्टर है। ठीक है, अगर आपने क्लास 11th की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी पढ़ी है तो उसका सबसे लास्ट वाला चैप्टर है इकोनॉमिक डेवलप, ये पर्यावरणीय सतत विकास। ठीक है, तो किस प्रकार से एनसीईआरटी हमारी एग्जाम में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, यहाँ से आपको पता चलेगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कहते हैं आप लोग कि हमको पता नहीं है मैडम, ठीक है, या पता नहीं है सर, तो ये सारे ही क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से आ जाते हैं। ठीक है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो आप एनसीईआरटी का बैच भी क्या कर सकते हैं, हमारे कोजेंट लर्निंग ऐप से ले सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल फंडामेंटल की ए से जेड तक की हम लोग तैयारी करवाते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जल्दी से कमेंट करके बताइए कि सतत विकास का आधार क्या है। ऑप्शन नंबर ए, क्या लगता है आपको? ऑप्शन नंबर ए सामाजिक दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर बी आर्थिक दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर सी पर्यावरणीय दृष्टिकोण, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सतत विकास क्या होता है? सतत विकास क्या होता है? अगर हम सतत विकास की ही बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सतत विकास का मतलब होता है कि हम लोग जो भी इस चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम जिन चीजों का या जिन वस्तुओं का, या फिर मैं ये कहूँ जिन भी गुड्स एंड जिन भी सर्विसेज का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ से सर्विसेज ना भी हो, अगर हम लोग सिर्फ गुड्स का यूज लिख दें, ठीक है, जिन भी गुड्स का यूज कर रहे हैं, जिन भी हम लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे सभी संसाधन जिनका यूज कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे सभी संसाधन जिनका हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, जिनका प्रयोग किया जा रहा है, वो भावी या भविष्य की पीढ़ी के लिए भी बना रहे। वो क्या बना रहे? भावी या भविष्य की पीढ़ी के लिए भी। भविष्य की पीढ़ी के लिए भी लगातार बना रहे। ठीक है, अगर हम लोग किसी भी चीज का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि हम लोग बहुत ज्यादा पेट्रोलियम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, गैर अनवीकरणीय स्रोत है ना, हम डीजल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, है ना। बीच में कैड है, मुझे बड़ा पसंद आया था कि जो ट्रैफिक सिग्नल पे कार लेके लोग खड़े रहते हैं और सिग्नल उनके रेड हो जाते हैं, उसके बाद वो गाड़ी नहीं आगे चला पाते, लेकिन अपना जो इंजन होता है उसको बंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, वो बहुत ज्यादा जो पेट्रोलियम होती है उसकी खपत होती है, बहुत ज्यादा उसका कंजप्शन हो जाता है। इसी कारण ये ऐड आया था कि आप अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए उसको बचा के नहीं रख पाएंगे। ठीक है, तो सतत विकास के अंतर्गत आप जिन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन संसाधनों का आप लोग यूज कर रहे हैं, जिन ऐसी सारी चीजें जो कि गैर अनवीकरणीय है, कि क्या है, गैर अनवीकरणीय है, इनका क्या करना है, बचा के रखना है।
ताकि सिर्फ आप ही नहीं, आपके बाद में आपके आने वाली जनरेशन, उनकी जनरेशन के पास भी वो चीजें अवेलेबल हो। ठीक है, जैसे कि हम लोग बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ग्रीसलीन, केरोसिन, ये सारी चीजें क्या होती हैं, अनवीकरणीय होती है, बहुत लंबे समय की प्रोसेस के बाद बनी होती है। ठीक है, अगर हम यही बात करें और भी कौन कौन से प्रोडक्ट हो सकते हैं, जो हमारे वनों का आजकल क्या हो रहा है, लगातार ह्रास किया जा रहा है। ठीक है, हम लोग फॉरेस्ट को डीफॉरेस्ट में बदल रहे हैं। हम लोगों की जनसंख्या इतनी बढ़ रही है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के कारण और लोगों के लाभ का उद्देश्य के कारण, ठीक है, लोगों को रहने के लिए घर चाहिए, उसके लिए इंसान क्या करता जा रहा है, लगातार जो हमारे जो फॉरेस्ट है, जो वन है, उनको काटता जा रहा है। जिसके कारण क्या परिणाम निकल के आ रहे हैं, जब हम लोग वनों को काट रहे हैं तो इसके कारण क्या है, ओजोन गैस की समस्या उत्पन्न हो रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, या ये कहूँ कि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं भूमि का क्षरण हो रहा है, कहीं ना कहीं जो हमारी वायु है वो प्रदूषित हो रही है, क्योंकि वायु को मतलब वायु साफ होने का समय ही नहीं मिल पा रहा है, उसको इतना टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। पेड़ पौधे हैं ही नहीं, लोग काट रहे हैं, लगातार मकान बनाते जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से जल प्रदूषण हो रहा है। जल प्रदूषण के कारण क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं जल प्रदूषण के कारण बहुत ज्यादा अस्थमा की समस्या लोगों में क्रिएट हो रही है। जो हमारा सी प्रोडक्ट्स हो रहे हैं, या फिर जो हमारे ऐसे जो फिशरीज प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो हमें जल उत्पाद मिल रहे हैं, ठीक है, उनका कहीं ना कहीं ह्रास हो रहा है, वो कहीं ना कहीं उनकी कमी आ रही है, उसके अंदर जो वाटर के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं वो खत्म हो रहे हैं। ठीक है, इसका एक परिणाम है यमुना रिवर, ठीक है, बहुत ज्यादा गंदी हो गई है। ठीक है, तो इस अगर हम लोग लगातार पानी को इस तरीके से मिसयूज करेंगे, ठीक है, कुछ लोग जो बहुत अमीर होते हैं वो बहुत तरीके की वाटर पार्टी कर रहे हैं, होली में बहुत पानी यूज कर रहे हैं। ठीक है, पानी का भी कंजप्शन जब बहुत ज्यादा हो रहा है तो उससे कहीं ना कहीं जल प्रदूषण हो रहा है। इसी कारण अगर आपको पता हो तो भी वर्तमान में इक्वाडोर में जल आपातकाल की घोषणा की गई है। क्या, किस चीज की घोषणा की गई है, जल आपातकाल। कहाँ लगाया गया है जल आपातकाल, इक्वाडोर में तो जल आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। अब जल आपातकाल लगा देना अपने आप में एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट हो सकता है, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि आज तक हमने राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में सुना है, ठीक है, हम लोगों ने वित्तीय आपातकाल के बारे में सुना है, लेकिन जल आपातकाल, लेकिन लगाया गया है जल आपातकाल भी कहाँ पे, इक्वाडोर में। रीजन, क्योंकि वहां पे पानी की कमी हो गई, वहां पे सूखे की समस्याएं हो गई हैं। ठीक है, और अगर हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे यहाँ सूखे की समस्या हो, हमारे यहाँ इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, मतलब पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 70% हम लोग कैरी कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम लोग नहीं चाहते हैं कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कोई पानी की समस्या हो, तो हमारे जो जल संसाधन है वो भी सही बने रहे, ये बहुत आवश्यक है। ठीक है, इसी सेगमेंट में अगर मैं बात करूं तो इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। जैसे कि सबसे पहले क्योटो प्रोटोकॉल लेके आया गया था। क्या लाया गया है, क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करें तो क्योटो प्रोटोकॉल की स्थापना की गई थी। उसके बाद में ये किस लिए लाया गया था, ग्रीन हाउस इफेक्ट को कहीं ना कहीं कम करने के लिए। ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण जो होता है, जो CO2 होता है उसका बहुत ज्यादा उत्सर्जन हो रहा था, जो हमारी CH4 है, मीथेन के, इसका बहुत ज्यादा उत्सर्जन हो रहा था, जिससे क्या हो रहा था, एटमोस्फेयर में तापमान बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। एटमोस्फेयर में तापमान बढ़ने से कहीं ना कहीं मौसम प्रभावित हो रहा है, जलवायु प्रभावित हो रही है। ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर प्रभावित हो रहा है, जिससे कहीं ना कहीं स्किन डिसीजेस बढ़ रही है। तो देयर इज सो मेनी इफेक्ट्स। हम एक छोटे से काम से, हम लोग अगर सतत विकास की राह में आगे बढ़े, ठीक है, एक सतत विकास की राह में अगर हम लोग आगे बढ़े, ठीक है, तो हम लोग अगर केवल एक पौधे का भी, अगर हम लोग एक बर्थडे पे, किसी व्यक्ति का एक जन्मदिन पर, एक व्यक्ति अगर 28 साल का है, ठीक है, अगर 28 साल का व्यक्ति एक पौधा लगाता है, ठीक है, तो 28 साल बाद तक अगर 28 साल तक अगर वो एक एक पौधा लगाता जाए, ठीक है, तो कितने ज्यादा वृक्षारोपण होगा, कितना ज्यादा वृक्षारोपण होगा। वृक्ष भूमि की मिट्टी की पकड़ को मजबूत बनाते हैं, तो बहुत ज्यादा हमारी मिट्टी जो होगी, जो कि पानी बह जाती है, ठीक है, या फिर ठीक है, जो हमारा इंसान का मतलब, एक मान के चले कि एक व्यक्ति 28 साल का है, ठीक है, अगर 28 साल तक व्यक्ति 28 जन्मदिन मना रहा है, ठीक है,
अपने हर जन्मदिन पे अगर एक वृक्ष लगाए, ठीक है, एक पौधारोपण करे, इस प्रकार से अगर वो 28 साल तक 28 पौधे लगाएगा, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना ज्यादा जो वृक्षारोपण कर रहा है। जितने ज्यादा वृक्ष लगेंगे उतनी ज्यादा मिट्टी की पकड़ मजबूत होगी, ठीक है, मिट्टी की पकड़ मजबूत होगी तो फसल का उत्पादन अच्छा होगा। कहीं ना कहीं जो हमारे मौसम जो डिसबैलेंस हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं अच्छे होने लगेंगे, ठीक है। इसके जरिए जो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट है कहीं ना कहीं ये कम होगा, क्योंकि जो पौधे होते हैं वो CO2 का कंजप्शन बहुत ज्यादा कर लेते हैं, ठीक है, O2 रिलीज अच्छी से करते हैं, तो बहुत सारी जो स्किन डिसीजेस होती है उनसे रिलीफ मिलेगा। तो कहीं ना कहीं सतत विकास, कहीं ना कहीं अगर मैं सिर्फ सतत विकास की बात करूं तो जो सतत विकास है वो हमारे पर्यावरण में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। यह भूमि, जल, वायु, ठीक है, स्वास्थ्य, ठीक है, हर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसीलिए सतत विकास को मेंटेन करना, ठीक है, सतत विकास को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो यहां से आप समझ सके होंगे कि जो हमारा ऑप्शन है वो क्या आना चाहिए। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और ये चीज आप एनसीईआरटी से बहुत ही डिटेल में और भी हर पॉइंट को मतलब समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पेरिस समझौता किया गया है, ठीक है, UNSCCD समझौता किया गया है, और भी न जाने कितने सारे समझौते ऐसे किए जा रहे हैं जिससे हम लोग हमारे पर्यावरण को मजबूत बना सकें, जिससे हमारा जो फ्लोरा और फ्यूना है, ठीक है, दोनों की ही सुरक्षा हो सकेगी, ठीक है, जो हमारे जीव है और जो हमारे पादप है, पादप जगत, जीव जगत, सबकी सुरक्षा हो सकेगी। यहाँ तक कि अगर हम जीव जगत की बात करें तो मनुष्य भी अगर चाहता है कि वो एक लंबे समय तक सस्टेन करे, ठीक है, तो उसके लिए भी बहुत जरूरी है कि हमारा जो सतत विकास के अंतर्गत जो हमारा पर्यावरणीय दृष्टिकोण है, जो हमारा पर्यावरणीय दृष्टिकोण है वो मजबूत हो, हमारा पर्यावरण स्ट्रांग हो, जिसके कारण विकास हो सके और बहुत अच्छे से विकास हो सके। अच्छा, सामाजिक दृष्टिकोण की अगर मैं बात करूं, अगर यहीं पर अगर मैं सामाजिक दृष्टिकोण में बात करूं तो सामाजिक दृष्टिकोण में एक कैसा होना चाहिए? सामाजिक दृष्टिकोण बहुत अच्छा हो सकता है लेकिन वो कहीं भी सतत विकास का एक बेस नहीं हो सकता, एक आधार नहीं हो सकता। सामाजिक दृष्टिकोण क्या हो सकता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ किस प्रकार का संबंध रखता है, उनके व्यक्तिगत संबंध कैसे हैं, उनके सामाजिक संबंध कैसे, वो आपस में कितना विश्वास करते हैं। तो आजकल की बात करूं तो आजकल किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करना सही नहीं हो सकता, क्योंकि लोगों की मेंटलिटी बहुत ज्यादा डाउन लेवल पे आ गई है, ठीक है। तो हम लोग सामाजिक दृष्टिकोण में बहुत अच्छा कर सकते हैं लेकिन तब भी धोखाधड़ी की समस्या बनी रहती है, तो ये बेस तो नहीं हो सकता। हाँ, आपसी संबंध आप साझा कर सकते हैं, विश्वास भरोसे पे दुनिया चलती है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है, तो ये अच्छा हो सकता है लेकिन ये कहीं भी सतत विकास का आधार नहीं हो सकता। वहीं अगर आर्थिक दृष्टिकोण की बात करूं, ठीक है, तो पर्यावरण को अगर हम लोग अगर किसी पौधे को जल देंगे तो वो बदले में हमको फल देगा, अगर हम जल नहीं भी देंगे तो भी वो क्या है, प्रकृति से प्राप्त वर्षा के जरिए हमें फल देगा। लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण की बात करूं तो ये अच्छा होता है, देश के लिए अच्छा है, विदेशों के लिए अच्छा है, इनिशियल ग्रोथ के लिए अच्छा है, आर्थिक विकास समृद्धि के लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन कहीं भी अगर पैसा नहीं भी है ना, तो भी वहां पे विकास होता है। जैसे हम लोग बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो वहां बहुत ज्यादा आर्थिक दृष्टिकोण नहीं था लेकिन तब भी एक विकास हो रहा था, वो पर्यावरण के जरिए, ठीक है, लकड़ी के जरिए आग जला करके और औजार, पत्थरों पे औजार बना करके वो अपनी दिनचर्या को बहुत अच्छे से सस्टेन कर रहे थे। तो इसका ऑप्शन होगा सी, ठीक है। आगे की बात करते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, किसी भी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उस देश की सामाजिक पूंजी या सोशल कैपिटल के भाग के रूप में समझा जाएगा? जल्दी से जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, कमेंट करके अपना आंसर दें, ठीक है। तो क्या होगा इसका उत्तर, मैं ऑप्शन पढ़ देती हूँ एक बार। ऑप्शन नंबर ए है हमारा जनसंख्या में साक्षरों का अनुपात। ऑप्शन नंबर बी है हमारा इसके भवनों, अन्य आधारिक संरचना और मशीनों का स्टॉक। जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, कार्यशील आयु समूह में जनसंख्या का आमाप, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर। क्योंकि ये जो प्रश्न है ये प्रीवियस ईयर एग्जाम से ही उठाए गए हैं,
तो इन्हीं को अगर आप अगर बेस मान ले, ठीक है, इसी प्रश्न में अगर आप सामाजिक पूंजी या सोशल कैपिटल को ले करके इस पूरे आसपास के एरिया के सेगमेंट को पढ़ेंगे तो ये काफी हेल्पफुल रहेगा। आपको पता होना चाहिए कि इसी क्वेश्चन के आसपास जो एग्जामिनर है वो कहीं ना कहीं प्रश्न उठाता है, ठीक है। तो सामाजिक पूंजी क्या हो सकती है, सोशल कैपिटल क्या है, ठीक है। अगर मैं सामाजिक पूंजी की बात करूं तो बताएं जरा कमेंट करके कि सामाजिक पूंजी किसे कहते हैं, ठीक है। हम सभी लोग एक समाज का हिस्सा हैं, ठीक है, हम सभी लोग एक समाज का हिस्सा हैं। कहीं ना कहीं हम इस समाज व्यवस्था में अभी अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ठीक है। तो समाज के क्या क्या कैपिटल्स हो सकती है, क्या क्या पूंजी हो सकती है, ठीक है। मेरा आपसे कनेक्शन है, ठीक है, आप मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं भरोसा होगा कि मैडम जो पढ़ाएंगी वो सही पढ़ाएंगी, ठीक है। हम मैडम से पढ़ के एक अच्छा स्कोर एग्जाम में कर सकते हैं, दैट्स व्हाई यू आर कनेक्टेड विथ मी, ठीक है। मैं इस संस्था से जुड़ी हुई हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये संस्था नॉलेज को बांटने का काम कर रही है, ये एक स्टूडेंट के बेटर फ्यूचर के लिए काम कर रही है। तो दिस इज मेरा सोशल रिलेशनशिप है उनके साथ में, ठीक है। इकोनॉमिकल रिलेशनशिप होना एक डिफरेंट थिंग है, लेकिन सोशल रिलेशनशिप होना, पहला विश्वास होना, क्या है, मुझे विश्वास है इन पर या फिर आपको विश्वास है मुझ पर, ठीक है। तो क्या होती है जो पहली अवधारणा है हमारी, परस्पर विश्वास की अवधारणा, ठीक है। परस्पर विश्वास है, सबसे पहले हमें विश्वास है एक दूसरे पर कि हम लोग एक दूसरे के साथ जो भी चीजें साझा करेंगे वो सही होगी, ठीक है। सही जानकारी का साझेदार, ठीक है, हम लोग आपस में झूठ नहीं फैलाएंगे। तो सही जानकारी का हम लोग क्या करते हैं, साझाकरण करते हैं। और क्या क्या हो सकता है जरा कमेंट कीजिए, कमेंट देखूं मैं आप लोगों की, क्या क्या कमेंट कर रहे हैं आप लोग, इसका उत्तर करिए जल्दी से, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है बताइए, क्या क्या करते हैं आप लोग आपस में, ठीक है। आपस में परोपकार का संबंध भी होता है, एक दूसरे की मदद करना, ठीक है। इसे मैं ये भी लिख सकती हूँ कि सामाजिक परोपकार, क्या करते हैं आप लोग, एक दूसरे की मदद करते हैं, ठीक है। तो परस्पर विश्वास होना, सही जानकारी का साझाकरण करना, साथ में सामाजिक परोपकार का होना, ठीक है। जल्दी से बताइए क्या क्या उत्तर किए हैं आप लोगों ने। ठीक है, मूल्य सहयोग, ठीक है, आप एक दूसरे की बात को वैल्यू करते हैं, ठीक है। मैं अगर यहाँ से कुछ कहूंगी तो आप मेरी बात मानेंगे, आप मुझे कमेंट करेंगे, मतलब आप मेरी वर्ड्स की वैल्यू कर रहे हैं, है ना। आप आपके आसपास आपके कोई रिलेटिव है, आपके पेरेंट्स हैं या आपके पड़ोसी हैं, तो उनको अगर कभी भी कोई परेशानी होती है तो आप उनकी बात सुनते हैं, उस पर रिएक्ट करते हैं, अगर उनको कोई समस्या होती है आप उनकी मदद करते हैं। तो यहाँ पे आपके उनके वर्ड्स की वैल्यू करते हैं, अगर उन्होंने कुछ कहा है तो उनकी बात मानते हैं। तो इस प्रकार क्या करते हैं आप लोग, अंतर व्यक्तिक संबंध भी बनाते हैं, मतलब मेरा आपके साथ जो संबंध है उसे मैं ये भी कह सकती हूँ कि मेरा आपके साथ अंतर व्यक्तिक संबंध है, ठीक है। जब दो लोगों के बीच पर्सनल संबंध की बात करें तो ये हो जाता है अंतर व्यक्तिक संबंध, ठीक है। इसका दृष्टिकोण कई तरह का हो सकता है, लेकिन अगर एक स्टूडेंट और टीचर के बीच एक विश्वास होता है, एक संबंध होता है कि जब भी टीचर कोई बात बोलता है स्टूडेंट उस चीज को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का सही उत्तर निकाल सकते हैं, बताइए ऑप्शन ए, बी, सी या डी, ठीक है। पहचान भी बहुत जरूरी होती है, ठीक है, साझी पहचान, आप एक दूसरे को जानते हैं, नहीं जानेंगे तो आप इन सारी चीजों को फॉलो करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपस में समझ होना भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। तो मेरे इस पॉइंट से समझ में आ गया कि मेरा सोशल कैपिटल या फिर ये कहूँ कि सामाजिक पूंजी किसे कह सकते हैं, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी, समाज में आपसी भरोसा और आपस में सामान्य जिसका स्तर, कि मैं आपकी बात किस तरीके से समझ पा रही हूँ, मैं आपकी बात को किस तरीके से ले रही हूँ, क्या आपकी बात में सही समझ रही हूँ या गलत समझ रही हूँ, ठीक है। तो ये होता है हमारा सामाजिक पूंजी या सोशल कैपिटलिज्म, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चले। जिन भी लोगों ने उत्तर दिए हैं, नेहा, शुभम, पूजा, सब लोगों के जो उत्तर है वो करेक्ट है।
ठीक है। तो बाकी लोग भी कंटिन्यूअसली जुड़े रहे, एनसीईआरटीज को रिवाइज करें क्लास के पहले, वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव पूंजी निर्माण पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं है। ठीक है, अगर मानव पूंजी निर्माण की, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट की बात करूं तो आप एनसीईआरटी क्लास 11 की खोल लीजिए। ठीक है, क्लास 11 की, और ये चैप्टर नंबर 3 पढ़िए। चैप्टर नंबर 3 अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट के बारे में पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आपका नॉलेज वहां से बिल्ड हो जाएगा। सबसे पहली बात इसकी अगर मैं बात करूं तो क्या होता है मानव पूंजी निर्माण। हम लोग अगर मानव पूंजी निर्माण की बात करें तो कौन कौन सी होती है। ठीक है, आप, मैं, ठीक है, और आपकी फैमिली का कोई भी मेंबर कौन है, मानव पूंजी है। क्या है, मानव पूंजी। जितने भी ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं, है ना, जितने भी मानव इस सृष्टि में संचरण कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से अगर मैं कहूँ, जितनी भी पॉपुलेशन कंट्री की है वो कहीं ना कहीं क्या है, एक ह्यूमन कैपिटल ही है। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल हम हैं। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं ह्यूमन कैपिटल हूँ, क्योंकि एक इंसान काम कर सकता है, एक इंसान ही है तो नई नई चीजों को डेवलप कर सकता है। एक इंसान ही है जिसने रेलवे का इंजन भी बनाया है, एक इंसान ही जिसने एरोप्लेन भी बनाया है। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन ही तो एक पूंजी है। ठीक है, सबसे बेसिक चीज क्या है, हमारा जो ह्यूमन है वो मूल पूंजी है। ठीक है, और फिर अगर हम इसी की बात करें डेवलपमेंट की, तो एक बात बताइए, ह्यूमन पूंजी का डेवलपमेंट किस तरीके से किया जाता है, या एक मनुष्य का विकास किस प्रकार से किया जा सकता है, कौन कौन से स्तर हो सकते हैं कि वो मानव पूंजी को बढ़ाते हैं। ठीक है, हम इसकी बात करें तो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, ठीक है, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बात की जाए, अर्थव्यवस्था के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर हम लोग औद्योगिक डेवलपमेंट की बात करें, ठीक है, सेवा क्षेत्र के विकास की बात करें, कृषि क्षेत्र के विकास की बात करें, हर जगह कहीं ना कहीं मानव श्रम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अगर मानव श्रम की आवश्यकता पड़ती है मतलब उसके मेंटल डेवलपमेंट की उसको जरूरत पड़ती है। और इंसान का मेंटल डेवलपमेंट कब होगा, जब उसके पास कितनी सारी चीजें हो, बहुत सारी चीजें हो। ठीक है, सबसे पहली चीज शिक्षा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, जब मैं स्कूल में थी, जब मैं क्लास 10th 11th में थी, तब मेरे ही कॉलोनी में एक लड़की रहती थी, थोड़ी सी मोमेडियन थी। तो उसके पेरेंट्स उसको स्कूल नहीं भेजना चाहते थे, उसने क्लास 7th 8th पर स्कूल छोड़ दिया। 2 रीजन थे। पहला रीजन ये था कि उनके पास इतना बजट नहीं था कि वो अपनी बच्ची को पढ़ा सके। दूसरा रीजन उनका मानना ये था कि लड़कियां पढ़ के क्या करेंगी। ठीक है, उनके हिसाब से लड़कियां पढ़ के सिर्फ शादी करनी है और घर में काम ही करना है, तो क्यों पढ़ाया जाए। ठीक है, उसके बाद कुछ सालों बाद जैसे कि उसकी शादी कर दी गई, 1 साल बाद उसने बेबी को कंसीव किया, और उसका बैड लक था कि उसका मिसकैरेज हो गया। क्यों हो गया उसका मिसकैरेज, कहीं ना कहीं रीजन है कि उसको नॉलेज नहीं था कि उसकी उम्र इतनी छोटी है कि वो इतनी जल्दी कंसीव नहीं कर सकती है। तो शिक्षा एक इंसान की, ह्यूमन को, ब्रेन को डेवलप करती है कि उसको कब कौन से समय कौन सा काम करना है, कब कौन से समय कौन सा काम नहीं करना है। वो बताती है इंसान को कि चोरी करना गलत बात है, ठीक है, भीख मांगना, है ना, या बैगेजिंग करना कहीं ना कहीं गलत बात है। बहुत जल्दी उम्र में शादी करना, जिससे एक लड़की के जो ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप नहीं हो पाते, उस उम्र में किसी की शादी करना गलत चीज है। ठीक है, एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण होती है, और एजुकेशन को किसी भी बेस पे रख के कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा पे किया गया व्यय, क्योंकि जो शिक्षा का व्यय होता है वो लेस देन या एज कंपेयर कि जब वो कैपिटल निर्माण करता है, जब वो पूंजी निर्माण करेगा तो वो ज्यादा ही करेगा। ठीक है, आज अगर आप लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है, कल से आप ARO की सर्विसेज ज्वाइन कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स ने अगर आप पे 10 लाख 15 लाख 20 लाख या 1 करोड़ का भी व्यय किया होगा, तो कहीं ना कहीं आप उसमें उससे बहुत ज्यादा अर्न करने की क्षमताओं को पैदा कर लेंगे। आपकी जो वर्क इफिशियंसी है वो कई गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, और सिर्फ आपकी ही वर्क इफिशियंसी नहीं बढ़ेगी, आपके आने वाली हर जनरेशन की वर्क इफिशियंसी उससे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा पे किया गया वह कहीं ना कहीं जो ह्यूमन रिसोर्सेज होता है, जो ह्यूमन कैपिटल और डेवलपमेंट या कैपिटल क्रिएशन का जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसलिए हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है, और हर बच्चे की शिक्षा के लिए 5th क्लास तक के बच्चों की शिक्षा, मुफ्त शिक्षा अभियान सरकार द्वारा चलाया जा रहा है।
ठीक है। उसके अलावा मिड डे मील, क्योंकि बच्चों में पोषण की कमी होती है, उनको खाने का लालच दे करके थोड़ा सा स्कूल की तरफ अट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, बच्चों को 8 तक की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी छात्रवृत्ति योजनाएं चलाई जा रही है। ठीक है, स्कॉलरशिप योजना, जिन बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, वो अपने स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, उनको अवार्ड्स दिए जाते हैं। रीजन इज दैट कि गवर्नमेंट भी चाहती है कि बच्चे पढ़े, एजुकेशन स्ट्रांग हो। ठीक है, तो शिक्षा पे व्यय करना कभी भी नुकसानदायक नहीं होता है, क्योंकि एक व्यक्ति अगर शिक्षा प्राप्त करता है तो इसके जो आय सृजन क्षमता है कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। ठीक है, आय सृजन क्षमता बढ़ जाएगी तो कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे पाएगा। क्या कर पाएगा? अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे पाएगा। ठीक है, आय बढ़ने के कारण वो रोजगार सृजन कर पाएगा। या फिर इसको मैं ऐसे कहूं कि अगर एक व्यक्ति शिक्षित है ना, तो शिक्षा मिली है तो क्या कर पाएगा? वो रोजगार सृजन कर पाएगा। रोजगार सृजन करने के साथ साथ वो अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान रख पाएगा, उसका अच्छा स्वास्थ्य होगा। ठीक है, जिसके कारण जो वो उसकी आय सृजन क्षमता है, ठीक है, आय सृजन क्षमता उसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि शिक्षा से उसका कौशल भी विकास हुआ है, उसका ब्रेन डेवलप हुआ है। ठीक है, इसके कारण क्या होगा कि हो सकता है कि अगर वो व्यक्ति गरीब है तो कुछ समय बाद वो व्यक्ति डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, एजुकेटर बन जाए, कोई एंटरप्रेन्योर बन जाए और बहुत अच्छे से अर्न कर ले, ताकि उसके आने वाली जनरेशन को भी वो सपोर्ट कर सके। और एक व्यक्ति अगर अर्न करता है तो सिर्फ अकेले ही वो अर्न नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर मैं आपको एजुकेशन दे रही हूँ या फिर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो आपसे बहुत सारे लोग भी कहीं ना कहीं मतलब प्रोत्साहित हो रहे हैं, या तो पढ़ने के लिए या फिर आप इंटरप्रेन्योर भी बन रहे हैं, आप जॉब भी ले रहे हैं, तो आप बहुत लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम भी क्रिएट होता है। ठीक है, इसके अलावा शिक्षा के अलावा मानव पूंजी निर्माण से स्वास्थ्य, ठीक है, एक व्यक्ति का मानव पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य, एक अच्छा व्यक्ति, एक स्वस्थ व्यक्ति ज्यादा अर्न कर सकता है एज कंपेयर ऐसे व्यक्ति जो बहुत कम अर्न कर रहा है। ठीक है, अगर इंसान का, अगर मैं बीमार हूं तो मैं आपको बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा पाऊंगी, जो मेरी इफिशियंसी लेवल है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? जो मेरी इफिशियंसी, अगर मेरा स्वास्थ्य, अगर स्वास्थ्य खराब है तो क्या होगा? जो इफिशियंसी है, जो कार्य क्षमता है, वो क्या होगी? कार्य क्षमता कम होगी। वहीं अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो क्या होगा? हमारी कार्य क्षमता बहुत अच्छी होगी, जिसकी वजह से कार्य क्षमता कम होने से हम अपना जो काम है या रोजगार है वो ठीक से नहीं कर पाएंगे, तो उससे हम आय भी कम प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, हफ्ते में अगर 7 दिन की जगह मेरी तबीयत खराब में से 3 दिन काम करूंगी तो मुझे 3 दिन का रोजगार मिलेगा। ठीक है, और वहीं मैं अगर अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, तो मैं 7 दिन वर्क डेज में काम करूंगी तो मुझे ज्यादा रोजगार मिलेगा। यहाँ मैंने 3 दिन कमा के जो पैसा है वो अपने स्वास्थ्य पे खर्च कर दिया, यहाँ 7 दिन काम करके जो मैंने पैसा है वो अपने निवेश कार्यों में लगा दिया, तो मुझे ज्यादा अर्निंग कहाँ होगी? जब मेरा अच्छा स्वास्थ्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज की बात की जाए तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, स्वास्थ्य। इसके बाद में स्वास्थ्य हो गया, कौशल विकास। ठीक है, कौशल विकास की बात करूं तो अगर आप, मैं ये कहूं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बीएससी, एमएससी या फिर बीए, एमए की डिग्री लेके कहीं जाएंगे, जॉब दे दीजिए, तो 100% में से 10% लोगों को मे बी की जॉब मिल जाएगी, लेकिन बच्चे में 90% लोग ऐसे होंगे, या फिर 12th पास या 10th पास बच्चे, उनको जॉब नहीं मिल पाएगी। रीजन इज दैट क्योंकि उन्होंने सिर्फ शिक्षा ली है और ये कहें कि हम एक रूल पढ़ लें और उसको व्यवहार में इस्तेमाल करना ना सीखे। ठीक है, तो उस रूल के पढ़ने का कोई सेंस नहीं होता है। इसीलिए हमको किताबी ज्ञान के साथ साथ, बुक्स के नॉलेज के साथ साथ, जो उसका टेक्निकल नॉलेज है या फिर जो व्यवहारात्मक नॉलेज है, व्यवहारात्मक ज्ञान है, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए कहीं ना कहीं कौशल विकास को भी बहुत प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज लाई गई उसमें कौशल विकास पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। कि रीजन इज दैट क्योंकि वर्तमान में भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, वर्तमान में भारत में शिक्षित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन एज कंपेयर एजुकेटेड पर्सन, जो हमारे देश में रोजगार सृजन क्षमता है लोगों की अभी भी कम है। ठीक है, इसीलिए कहीं ना कहीं कौशल विकास को प्रमोट किया जा रहा है, ताकि जैसे जैसे लोग क्या होंगे, स्किल सीखेंगे। ठीक है, शिक्षा प्लस कौशल, क्या? शिक्षा
शिक्षा के साथ साथ क्या किया जाए, कौशल को या टेक्निक्स को प्रमोट किया जाए। क्या प्रमोट किया जाए, कौशल को या फिर टेक्निक्स। अगर हम लोग टेक्निक्स को भी प्रमोट करेंगे तो जहां शिक्षा प्राप्त करके वो मे बी के 5,000 कमा रहा है, ठीक है, वहीं जैसे कि हम कहते हैं ना कि लगातार किसी काम को करने से क्या होती है, आप उसमें क्या महारत हासिल कर लेते हैं, ठीक है। आप एक कंपनी में जा रहे हैं, आप सिर्फ डिग्री लेके गए हैं, ठीक है, बीटेक की डिग्री लेके गए हैं, हो सकता है वो आपको 10,000 में हायर कर ले, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया, आपने वहां के जितने भी टेक्निकल टर्म्स है, कंडीशन है, सब कुछ सीख लिए, तो वो 10 के आपको 50,000 भी पे करने को तैयार हो जाएंगे। तो ये होता है शिक्षा का महत्व, कौशल का महत्व, ठीक है। वहीं 10th और 12th क्लास के बच्चे जो क्या होते हैं उसके आगे हायर एजुकेशन नहीं कर पाते हैं, उनको भी अगर टेक्निक सिखा दी जाए तो हो सकता है वो मोबाइल रिपेयरिंग का काम करना सीख जाए, या फिर वो आरओ सिस्टम रिपेयर करना सीख जाए, या अदर बहुत सारे ऐसे फिटर का काम सीख जाए, टेक्नीशियन बन जाए। तो इस तरीके से भी वो क्या कर सकते हैं, अपने रोजगार का सृजन कर सकते हैं, ठीक है। आर्ट एंड क्राफ्ट सीख जाए, इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है ह्यूमन कैपिटल के अंतर्गत कौशल विकास करना। अगला पॉइंट है यहाँ पे, जो पलायन हो रहा है, माइग्रेशन हम जिसे कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल के डेवलपमेंट में जो पलायन है वो भी एक कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर हम यहाँ जानने की कोशिश करें तो जो ग्रामीण क्षेत्र होता है हमारे देश की, अभी भी 60 to 68% की जो पॉपुलेशन है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी होती है, ठीक है। तो यहां से अगर व्यक्ति निकल के शहरों की तरफ आ जाए, शहरों की ओर आ जाए, तो शहरों में क्या मिलेगा उसको, अच्छे संसाधन मिल जाएंगे, ठीक है, अच्छे संसाधन मिल जाएंगे, साथ में कंपनीज मिल जाएगी, तो वो जॉब कर पाएंगे, ठीक है। उनके जो बच्चे हैं वो उनके लिए एजुकेशन अच्छी यहाँ से ले पाएंगे, उनको स्वास्थ्य की बेटर, जो ग्रामीण क्षेत्रों से कंपेयर करें तो बहुत अच्छी सुविधाएं मिल पाएगी। कोई बीमारी है तो आप डिसीजेस है तो आप शहरों के अच्छे अस्पताल में जाकर के अपने चेकअप्स करवा सकते हैं। यहाँ पे आपको कंपनीज में या फिर उद्योगों में जॉब मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे शहरीकरण के कारण बहुत लोग जो फुल टाइम जॉब करते हैं, तो महिलाएं भी जो होती है ग्रामीण क्षेत्र की जहाँ काम नहीं मिलता, तो शहरी क्षेत्र में आकर उन महिलाओं को भी काम मिल जाएगा। साथ में अगर आपको मेहंदी और जैसे कौशल में अगर बात की जाए, आर्ट एंड क्राफ्ट आता है, अगर आपको पेंटिंग्स आती है, डांसिंग्स आती है, मेहंदी टेक्निक्स आती है, तो आप बहुत सी जगह पे अपनी अर्निंग सोर्सेज जनरेट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पलायन होता है एक स्तर पर अच्छा भी माना जा सकता है, ठीक है। ऐसे अगर मैं बात करूं बिहार की, तो बिहार में लिटरेसी रेट जो है वो इस कंपेरेस अदर स्टेट कम है, ठीक है। तो बिहार में माइग्रेशन सबसे ज्यादा होता है। जो बिहार के लोग होते हैं वो यूपी में, दिल्ली में, पंजाब हरियाणा में जाके बहुत ज्यादा रोजगार अर्न करने की कोशिश करते हैं, और बहुत ज्यादा लोग फिर वहां से निकल के बाहर ही बस जाते हैं, ठीक है। क्योंकि बिहार में औद्योगिकरण कम हुआ है, बिहार में डेवलपमेंट जो है वो बहुत कम है, इस वजह से वहां का पर्सन माइग्रेट करके कहाँ आ जाता है, जो हमारी जो कैपिटल है दिल्ली है यहाँ, है ना। इसके अलावा जो भी उत्तर प्रदेश में अगर वर्किंग उनको सोर्सेज मिलते तो वहाँ, ठीक है, वो काफी अच्छा अर्न कर रहे हैं। वैसे अगर बात की जाए तो और भी बहुत से स्टेट्स होते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ का कुछ एरिया है, ठीक है, जहाँ नक्सलवाद बहुत ज्यादा है, तो वहां भी अगर कुछ लोग ऐसा है जो अर्न करना चाह रहे हैं तो वहां से निकल के फिर ऐसी सिटीज में आ जाते हैं जहाँ पे उनको रोजगार के अच्छा अवसर मिले। तो कहीं ना कहीं इस फेज में अगर देखा जाए तो पलायन भी ह्यूमन कैपिटल को स्ट्रॉन्ग बनाने में अपनी भूमिका अदा करता है। इसके साथ साथ एक और पॉइंट है जो कि मानव पूंजी निर्माण में महत्वपूर्ण है, वो है नॉलेज या वो है टेक्नोलॉजी। क्या है, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी या फिर मैं ये कह दूं कि संचार के साधन, ठीक है, संचार। क्योंकि आजकल आपको पता है कहीं ना कहीं हम लोग 5G के युग में हैं, ठीक है, चौथी औद्योगिक क्रांति आ चुकी है, आईटी का क्षेत्र है वो बहुत डेवलप हो चुका है, कहीं ना कहीं इंटरनेट की दुनिया है, आईओटी को बहुत प्रमोट किया जा रहा है, सॉफ्टवेयर बहुत प्रमोट हो गए हैं, मोबाइल की दुनिया है। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो वर्तमान में ह्यूमन कैपिटल अगर बहुत डेवलप होना चाहता है तो केवल शिक्षा, केवल कौशल और स्वास्थ्य के बेस पे आप लोग उतना डेवलप नहीं हो सकते। तो वर्तमान में जो नया सेक्टर निकल के आया टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आपको बहुत अच्छे से टेक्नोलॉजी आती है, अगर आप बहुत अच्छे से कोडिंग जानते हैं, आपके पास डिग्री नहीं है, आप जानते हैं कोडिंग, आप बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। आप सॉफ्टवेयर कंपनी में बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग में काम करके अर्न कर सकते हैं, ठीक है। आप बहुत सी ऐसे टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं, स्पेस तक आप अपना
इनोवेटिव इन्वेंशन लेके जा सकते हैं, आप न्यू स्टार्टअप्स में बहुत फोकस कर सकते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के अगर सोर्सेज की बात की जाए तो वर्तमान में इंटरनेट एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो उभर के सामने आया है, जिसकी वजह से ह्यूमन कैपिटल का जो टर्शरी मार्केट है, सेवा क्षेत्र है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है। कहीं ना कहीं मैं आपके द्वारा भी टर्शरी सेक्टर के द्वारा या सेवा क्षेत्र के द्वारा या कहूँ कि टेक्नोलॉजी के द्वारा, अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप टेक्नोलॉजी के द्वारा मुझे बाय फेस लाइव क्लासेस अटेंड कर पा रहे हैं और मुझे कनेक्ट कर पा रहे हैं। तब आप समझ पाए होंगे कि मानव पूंजी निर्माण के लिए कौन कौन सी चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए शिक्षा, प्रशिक्षण या कौशल। शिक्षा के साथ में हम कौशल निर्माण के लिए प्रशिक्षण, अगर मुझे कुछ नहीं आता है, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर कोई और मुझसे बहुत एक्सपीरियंस टीचर अगर आके मुझे कोई नई 4 चीजें सिखाएगा तो मैं भी कि मैं और ज्यादा अच्छा काम कर पाऊँ या और अच्छे से आपको चीजें एक्सप्लेन कर पाऊँ। सेम ऐसा ही है कि आप लोग कोई काम कर रहे हैं, आप लोग किसी जॉब में है या फिर आप लोग खेती कर रहे हैं, वहां पे कोई और एक्सपीरियंस बंदा, ठीक है, कोई साइंटिस्ट आ जाए आपके एग्रीकल्चर में, आपको कोई नई 4-5 नई चीजें सिखा जाए तो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ रेट बढ़ सकती है, ठीक है। तो प्रशिक्षण हर उम्र में बहुत जरूरी होता है, बचपन से लेकर के 55 तक, ठीक है। जो सीखने की प्रोसेस है वो लगातार बनी रहनी चाहिए, उससे कहीं ना कहीं आपका ब्रेन और आपका जो सोर्स है वो आप खुद को डेवलप कर पाते हैं, ठीक है। चिकित्सीय देखभाल हमने ये सुना, लेकिन सिंचाई जो ऑप्शन नंबर डी है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि सिंचाई का और ह्यूमन रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये भी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, ठीक है, शब्द दिए गए हैं, 2 शब्द है, पहला है बुल और दूसरा है बियर, किस व्यापार क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए विदेशी व्यापार, ऑप्शन नंबर बी बैंकिंग, ऑप्शन नंबर सी शेयर बाजार, ऑप्शन नंबर डी वस्तु निर्माण, ठीक है। तो जिन भी बच्चों ने प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर दिया है, सही दिया है, मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि हम लोग एक टॉपिक के जरिए आपको बहुत सारी चीजें हैं जो उसके अंदर की समझाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के बहुत बेसिक से क्वेश्चन है ये, तो आप इनको वहां से कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब नया शब्द है बिग बुल और बियर किस व्यापार क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो शायद आपने एक मूवी देखी होगी बिग बुल, अभिषेक बच्चन की मूवी है, ठीक है। उसमें बहुत अच्छे से अगर आप बिग बुल, अगर आप उस शब्द का मीनिंग समझना चाहें, ठीक है, तो उस मूवी के जरिए भी समझ सकते हैं, ठीक है। किससे संबंधित है वो बहुत क्लियरली, अगर किसी ने देखी होगी वो मूवी तो आप यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो बुल का मतलब कहीं ना कहीं होता है, ये जो शब्द है ये निवेश से संबंधित है, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट से संबंधित है, ठीक है। एक व्यक्ति अगर रोजगार अर्न कर रहा है, एक व्यक्ति अगर कमा रहा है, आय सृजन कर रहा है, तो बहुत जरूरी होता है कि वो अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स बहुत अच्छे बनाए रखें, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अगर वो करेंगे तभी तो उनको कुछ प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। अब ये इन्वेस्टमेंट कई तरह की हो सकती है, पहले तो आप कोई जमीन खरीद लीजिए, ठीक है, उसको आप लीज पे दे दीजिए तो वहां से आपको किराया मिलता रहेगा या फिर फसल मिलती रहेगी, ठीक है। आप कोई मकान ले लीजिए, आप उसको किराए पे दे दीजिए, ठीक है, या फिर आप मकान कोई ऐसी प्रॉपर्टी लीजिए जो कि कमर्शियल है, आप उसको कमर्शियल यूज के लिए दे दीजिए तो वहां से आपकी अर्निंग्स होती रहेगी। या फिर और भी ऐसे थे कि आप बैंक में एफडी फिक्स डिपॉजिट करा लीजिए, टाइम डिपॉजिट करा लीजिए, आपको वहां से पैसा आता रहेगा। या फिर आप किसी प्रोडक्शन हाउस में पैसा लगा दीजिए, आप किसी को उधार दे दीजिए, या फिर और भी अगर आप इन्वेस्टमेंट के नए ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं तो आपके पास स्टॉक का ऑप्शन होता है, आपके पास म्यूचुअल फंड के ऑप्शन होते हैं, ठीक है। एसआईपी में आप इन्वेस्ट कर दीजिए, उससे क्या होगा कि आपको हाई इंटरेस्ट रेट मिल जाएंगे, ठीक है। एक लिमिटेड पीरियड में आप अपना पैसा इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो शब्द है वो इन्वेस्टमेंट से संबंधित है, और ये इन्वेस्टमेंट ऐसी होती है जहाँ पे डे टू डे आप चाहें तो पर डे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो समझ पा रहे होंगे आप कि शेयर मार्केट ये कैसा व्यापार क्षेत्र है जहाँ डेली इन्वेस्टमेंट की जा सकती है और डेली पैसा वहां से निकाला जा सकता है, म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्टमेंट किया सकता है, ठीक है। शब्द बुल का मतलब होता है तेजी, निवेश में तेजी, बाजार में तेजी, बाजार में तेजी। और जो शब्द बियर का मतलब होता है, ठीक है, इसे भेड़ और बेल भी कहा जाता है, बुल को भेड़ और बियर को बेल भी कहा जाता है। और जो बियर का मतलब होता है बाजार में मंदी, क्या होती है, बुल का मतलब होता है बाजार में तेजी और बियर का मतलब होता है बाजार में मंदी।
और स्टॉक का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि जैसे कि कोई व्यापारी है जो कपड़े का व्यापारी, तो अपने पास जब कपड़े का बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कराता है तो कि स्टॉक के फॉर्म में वो चीजें रख देता है। वैसे ही इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में अगर आप पूंजी को स्टॉक करके कहीं रख देते हैं, साल 2 साल 3 साल के लिए, 5 साल के लिए आपकी पूंजी स्टॉक में है, ठीक है, और वहां से अगर आपकी वृद्धि हो रही है, पूंजी बढ़ रही है, तो वो क्या है, आपका स्टॉक मार्केट है। ठीक है, स्टॉक मार्केट जोखिमों के अधीन है, कृपया नियम और शर्तों को ठीक से पढ़ें। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? उत्तर कीजिए जल्दी से। फूड प्रोडक्शन, फूड मैनेजमेंट के संबंध में। ठीक है, सबसे पहली चीज, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या करता है हमारे यहाँ, FCCI। ठीक है, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसके अंतर्गत भारतीय खाद्य विभाग, ठीक है, क्या करता है, फूड मैनेजमेंट का काम करता है। FSSI जो लिखा होता है ना, FSSAI लिखा होता है शायद, जो भी लिखा होता है, कि क्या करता है, फूड मैनेजमेंट का काम करता है। क्या काम होता है सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले जो भी बाजार से वस्तुएं होती है या फिर जो मंडी में, ठीक है, APMC की जो मंडियां होती है, वहां से क्या करना होता है, जो भी खाद्यान्न होता है, ठीक है, खाद्यान्न जो भी गेहूं, चावल, मोटा अनाज, ज्वार, बाजरा, उनकी खरीद की जाएगी। ठीक है, उसके बाद इस खाद्यान्न को स्टोर करना अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है, वो स्टोर किया जाता है। ठीक है, ताकि वो खराब ना हो, उसमें नमी ना लगे, जो चूहे होते हैं या फिर मकड़ी होती है या फिर अन्य जो कीट होते हैं वो खाद्यान्न को खराब ना करें। ठीक है, स्टोर करने के बाद में क्या होता है कि इसको डिस्ट्रीब्यूशन करें। ठीक है, इसके बाद में इसका डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण और वितरण करने के बाद भी जो बचा है उसका निर्यात भी कर सकते हैं। ठीक है, जो शेष बचा है उसका क्या किया जाए, निर्यात भी किया जाए। ठीक है, तो भारत सरकार के अंतर्गत फूड प्रोडक्शन ऑफ इंडिया या फिर फूड मैनेजमेंट ऑफ इंडिया जो होता है वो खाद्यान्न की खरीद भी करती है। ठीक है, खाद्यान्न की कीमत MSP पर भी की जाती है। कई बार आपको पता होगा MSP क्या होता है। MSP के अंतर्गत क्या किया जाता है कि किसानों की फसल मार्केट में आने से पहले ही उसकी एक मूल्य या एक कीमत निर्धारित कर दी जाती है, जिस कीमत में उस खाद्यान्न को खरीदा जाता है। ठीक है, उस मूल्य पर उस खाद्यान्न की खरीद की जाती है। उस खरीद करने के बाद में उसको, जो खाद्यान्न खरीदा गया है उसको फिर क्या कहते हैं, स्टोरेज जो हाउसेज होते हैं, जो गोदाम होते हैं, उसके अंदर को जल्दी खराब होने वाली फसलों को जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं उसके अंदर स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, और फिर स्टोरेज के बाद में जब फसल होती है उसको क्या, जो भी खाद्यान्न होता है उसको जितने भी आपातकालीन वाले क्षेत्रों में जहाँ जरूरत है वहां पे उचित मूल्य की दुकानों पर इसको ट्रांसपोर्ट के जरिए भेजने की जिम्मेदारी केंद्र व राज्य सरकार की होती है। ठीक है, यहाँ पे जो केंद्र व राज्य सरकारें हैं वो मिलकर काम करती हैं। ठीक है, सबसे अच्छा काम जो अभी तक किया जा रहा है वो केरला में किया जा रहा है। केरला या फिर मैं और ये भी बताऊं कि जो दक्षिण भारत का जो फूड मैनेजमेंट सिस्टम है वो एज कंपेयर मिडिल और नॉर्थन से बहुत बेटर है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे खाद्यान्न की बहुत ज्यादा कमी नहीं है और लोगों का लिटरेसी भी अच्छा है और लोगों के पास फूड की कमी भी नहीं है। जो गरीबी की बात की जाए या बेरोजगारी की बात की जाए, कहीं ना कहीं भूखमरी, ठीक है, वो यहाँ पे बहुत कम है। ठीक है, खाद्यान्न की कमी होने से बहुत सारी लोगों की क्या होती है, अल्प पोषण का शिकार होते हैं बच्चे। ठीक है, 43% बच्चे भारत में अल्प पोषण का शिकार हैं। ठीक है, तो इस अल्प पोषण को खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है कि खाद्यान्न का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो पाए। खाद्यान्न के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए PDS सिस्टम भी चलता है। ठीक है, हम लोगों ने PDS सिस्टम पढ़ा है। ठीक है, कल ही की क्लास में शायद मैंने PDS सिस्टम को भी एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और खाद्यान्न से संबंधित अगर आप क्लास 9th को खोलेंगे तो क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 खाद्यान्न से संबंधित है। ठीक है, क्या है, NCERT की अगर आप खोलते हैं NCERT क्लास 9th है ना, तो इसका चैप्टर 5 खाद्य प्रबंधन से संबंधित है। ठीक है, फूड मैनेजमेंट से संबंधित है, वहां से इस प्रश्न को डायरेक्ट उठाया गया है। ठीक है, आप समझ सकते हैं आपके NCERT का क्या रोल होता है आपके एग्जाम्स में। ठीक है, तो वहीं पे आपको कम मूल्य पर MSP पे वस्तुओं को खरीदा जाता है, APMC मंडियों के द्वारा खरीदा जाता है। ठीक है, उसके बाद में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए इसको मार्केट में भेजा जाता है। फिर उचित मूल्य की दुकानों के जरिए इसको बायोमेट्रिक और आधार के जरिए भी जोड़ा गया है ताकि भ्रष्टाचार ना हो सके।
ठीक है। और फिर उसको जोड़ने के बाद उसको क्या किया गया है, जो लोग हैं उनको पहुंचाया जाता है। ठीक है। अब तो वर्तमान में जो कुछ वृद्धावस्था वाले लोग होते हैं, कुछ बीमार लोग, जो लोग की उचित मूल्य की राशन की दुकानों पे आकर खाद्यान्न नहीं ले सकते हैं, उनके लिए डोर टू डोर सिस्टम की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। ठीक है। तो इंटरनेट का इस्तेमाल प्रॉपर किया जा रहा है, आधार से लिंक्ड है, मोबाइल से लिंक्ड है, मोबाइल नंबर से लिंक्ड है, बायोमेट्रिक की सुविधा की गई है। ठीक है। अब इसके साथ साथ डोर टू डोर सर्विसेज को भी प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि जो फूड मैनेजमेंट है वो बहुत बेहतर बनाया जा सके, इसमें पारदर्शिता को बढ़ाया जा सके, जिसके कारण लोगों को खाद्यान्न की कमी नहीं हो। ठीक है। तो और भी बहुत सारे इसकी चीजें हैं, तो बताने को तो बहुत सी चीजें बताई जा सकती है, पर चूंकि ये क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। ऐसे ही और अनेकों क्वेश्चंस के साथ, बहुत ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम लगातार आपसे मिलते रहेंगे। हर विषय के टीचर आपसे हर विषय से संबंधित प्रश्नों पर इसी प्रकार से जानकारी साझा करते रहेंगे। तो आप लगातार हमारे साथ यहीं पे जुड़े रहिए, कोजेंट आईएएस के प्लेटफॉर्म पे ये सारे ऑप्शन है आपके पास। आप इन प्लेटफॉर्म के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और किसी भी समस्या के समाधान के लिए ये जो कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे मेंशन किया गया, आप कॉल करके किसी भी समय आप हमारे साथ जो भी डाउट्स होते हैं या जो भी समस्या होती है इस प्लेटफॉर्म से संबंधित, आप साझा कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं।